हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। पुनः स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीएनसी पर। एग्जाम नज़दीक है, सब्जेक्ट 5 हैं, कोर्स ज़्यादा है, कैसे याद करें। ट्रिक लाया हूं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों ना पूरे चैप्टर को हम एमसीक्यू बेस पर समझ लें, पढ़ लें। हमारा इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। किताब से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना बहुत देर लग जाएगी, फिर समझ नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में क्या आ सकता है। तो आप सबकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपका अपना मनीष सर आपको 15 मिनट की छोटी सी वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को बता दूंगा जिन पर बेस्ड आपके एमसीक्यू होंगे, और वादा करता हूं बाहर नहीं आने दूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। भारत में 1757 में सबसे पहले आपको पता है जब प्लासी का बैटल हुआ, तो प्लासी का बैटल जब 1757 में हुआ, यही वो दौर था जब ब्रिटेन ने इंडिया पे अपना कब्जा किया, ये इंडिया को कॉलोनी बना लिया। चैप्टर कहता है कि फिर क्या हुआ, इंडिपेंडेंसी से पहले भारत की अवस्था कैसी थी, यानी वो 200 साल जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, ये 200 साल कैसे गए। बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंसी इंडिया कैसा था। लुक एट द टॉपिक, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारत एक ऐसी इकोनॉमी था जो स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब एक ऐसा देश जिसकी ग्रोथ बहुत कम हो, 2% से भी कम हो। तो भारत की ग्रोथ कैसी थी, 2% से भी कम थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैग्नेंट। दूसरी बात, बैकवर्ड इकोनॉमी। 1947 से पहले इंडिया में ना पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय मात्र 230 रुपए पर पर्सन पर एनम थी। आज ये खुशी की बात है, आज ये अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। 1947 से पहले या उस समय तक इंडिया के ज्यादातर लोग कितने, लगभग 72% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो टोटल जीडीपी का 50% हुआ करता था, यानी 72% लोग काम कर रहे थे और 50% उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था। अर्बनाइजेशन कितना था, आजादी के समय तक लगभग भारत की टोटल पॉपुलेशन का मात्र 14%, 14% याद रखिएगा, अर्बन सेक्टर में रहते थे, अर्बन एरिया में रहते थे, और बाकी बचा अप्रॉक्स 86% वो रहता था गांव में। महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि भारत का दिल भारत के गांव में बसता है, इसीलिए कहते थे। इंडिया के आर्किटेक्चर कौन थे, मतलब वो कौन कौन से प्रमुख लोग थे जिन्होंने ये सारे सेंसस किए, सारी कैलकुलेशंस की। ऐसे इंडिया के आर्किटेक्चर प्रमुख नाम है दादा भाई नेहरू जी, विलियम डिब्बाई, VKRV राव, डॉक्टर राव भी कह सकते हैं, और RC देसाई जी। ये वो प्रमुख इंडिया के आर्किटेक्चर थे। इन्होंने जब इंडिया को सिस्टमेटिकली एनालाइज किया, तो ये चैप्टर ना हमें इंडिया को समझाता है 5 अलग अलग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशन, जिसे ऑक्यूपेशनल भी कहा जाता है। सारे सेक्टर्स को 1 बाय 1 समझा देता हूं ऐसे न्यूमेरिकल और फिगर की वैल्यूज के साथ, और फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेक्टर्स हैं बच्चों। पहला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंसी से पहले कैसा था। इंडिया में आपको पता है जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम का मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को अपॉइंट कर रखा था, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल से रेंट के नाम पर ज्यादा दाम वसूला किया करते थे। किसने किया है, कब इंप्लीमेंट हुआ, जमींदारी सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ 1793 में, और वो व्यक्ति जिसने किया था दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये नाम और ये डेट याद रखिएगा। प्रोडक्शन का लेवल इंडिया में बहुत लो था, मतलब अगर कंपेयर करूं 1947 को 2020-21 से, तो तब पर हेक्टेयर लैंड पे अगर वीट की बात करें 1947 में 660 kg वीट का प्रोडक्शन होता था। आज कितना होता है, लगभग 5 टाइम्स मोर, 3421 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में एक गल्फ था, यानी कि बहुत बड़ा गैप था। फेमाइन अलग अलग समय पर इंडिया में आती रही, दुर्घटनाएं होती रही, मतलब एक ऐसा सिस्टम जब इंडिया में या किसी भी देश में फूड की शॉर्टेज हो जाए ना, उसे फेमाइन कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली
1760 से लेकर 1943 तक लगभग इन 200 सालों में लगातार रेगुलर बेसिस पर इंडिया में ना फेमाइन होता रहा। और बंगाल में एक बार 1769 में इतना ग्रेट फेमाइन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के 85 मिलियन लोगों की ना डेथ हो गई थी। जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, भारत का एक टुकड़ा अलग होकर पाकिस्तान बनता है, तो पॉपुलेशन तो पाकिस्तान में 18% गई, यानी 82% पॉपुलेशन इंडिया में रह गई। लेकिन जिस लैंड एरिया पर फूड का हार्वेस्टिंग होती थी वो इंडिया में सिर्फ 65% रहा और बाकी का चला गया कहाँ? पाकिस्तान चला गया। ये सारी बातें इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर समझाता हूँ, लिखा हुआ है ब्रिटिशर्स इंडिया को सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड कि वो उनकी कंट्री के प्रोडक्ट को इंडिया में सेल आउट करें। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर उन्होंने इंडिया में व्यापार करने के भारत ही तो बहाने आए थे। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया, इंडिया के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया। इसे कहा जाता है ड्यूअल एक्सप्लोजन, यानी कि उन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बनाकर किस तरह नुकसान पहुंचाया? हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को जब इंडिया से बाहर ले जाते थे, यानी वो इंपोर्ट करते थे, ड्यूटी फ्री होता था, और जब अपने हमारे ही प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया लाते थे तो एक्सपोर्ट भी ड्यूटी नहीं देते थे और इंडिया को नुकसान हो रहा था। इंडिया में कैपिटल की बहुत कमी थी क्योंकि लगातार अलग अलग शासक भारत को लूटते चले जा रहे थे। हालांकि 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई ना तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के बड़े व्यापारी इंडिया में इनिशिएटिव लेने लगे और भारत का व्यापार बढ़ने लगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी जमशेदपुर बिहार में। और इसके अलावा और काफ़ी सारी कंपनीज आई जिन्होंने सीमेंट, जूट, कॉटन आदि क्षेत्रों में अपनी मिल्स को या अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना शुरू किया। ये बातें हैं इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। इंडिया के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाना और ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया लाना। हाउ इट वाज पॉसिबल? उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्वेज कैनल बनाई, आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा। कब बनी थी? 1869 में। और वो जो डिस्टेंस था पूरी कैनल का वो 12,300 माइल्स था, जो साउथ अफ्रीका के रास्ते को ख़त्म करके डायरेक्टली बिना किसी बैरियर के ब्रिटेन और इंडिया के व्यापार को आसान बना रहा था। यानी भारत का जो फॉरेन ट्रेड था वो डायरेक्टली ब्रिटेन से कनेक्टेड था। और अगर ब्रिटेन में हम कोई चीज़ नहीं भेजते थे तो ब्रिटेन की जो फ्रेंड कंट्रीज थी, जैसे श्रीलंका जिसको तब सिलोन कहते थे, या ईरान जिसका पुराना नाम पर्शिया था, या चाइना, इनसे कनेक्टेड था। अल्टीमेटली हमारा सारा व्यापार ब्रिटेन से कनेक्टेड होकर रह गया था। दैट इज द टॉपिक अबाउट द फॉरेन ट्रेड। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ टॉपिक विच इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। 1881 में इंडिया का पहला सेंसस हुआ, जनगणना हुई, इंडिया की कैलकुलेशन हुई, ठीक है। तो पता चला इंडिया में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था। प्रति या एट एवरी 1000 48 बच्चों का जन्म होता था। अनफॉर्चुनेटली डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, पर 1000 40 बच्चों की डेथ हो जाती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो छोटे बच्चे जिनका जन्म हुआ लेकिन अपनी लाइफ की वो एज 1 साल तक की पूरी कर पाएँ, कितने बच्चे नहीं कर पाते थे? पर 1000 218 बच्चे की डेथ हो जाती थी। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कंडीशन बहुत इंप्रूव हुई है, आज इंडिया का हेल्थ सेक्टर बेटर हुआ है, आज वो 218 से घटकर 48 रह गया है। लेकिन हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि हर वो बच्चा जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु ना हो। 1921 को ना इंडिया में ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है। याद रखिएगा इसको क्यों कहा जाता है? 1921 से पहले बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था। तो क्या होता था? इंडिया की जो पॉपुलेशन थी फ्लक्चुएटिंग थी, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा। 1921 के बाद इंडिया के हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ। हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ तो क्या हुआ? डेथ रेट थोड़ी कम हुई, बर्थ रेट तो उतना ही था, कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा था। तो 1921 के बाद ना इंडिया की पॉपुलेशन कभी गिरी नहीं है। 1921 से पहले फ्लक्चुएटिव, उसके बाद लगातार बढ़ते जाना। दैट्स वाई 1921 इज कॉल्ड एज ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। लेकिन 1951 को ना अलार्मिंग ईयर कहा जाता है। इसके बाद तो पॉपुलेशन जिस तेज़ गति से बढ़ना शुरू हुई है उस पर आज तक लगाम नहीं लग पाई। और आप जानते हैं कि इंडिया
वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, चाइना हमसे ऊपर है ना, ठीक है। ऑक्यूपेशन, लोग व्यापार किस प्रकार का करते थे? 72% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर पे, उसमें भी 9% लोग तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काम करते थे और 1% सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते थे। टर्चरी सेक्टर में कुल मिला के 17% लोग काम करते थे, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, वेयरहाउस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस प्रकार से ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ना चैप्टर में आपको समझाई गई थी, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पर हेडिंग करके समझा दी है। वीडियो पॉज करते जाइएगा, टॉपिक्स को अपनी कॉपी पर नोट करते जाइएगा। एक बात और बता दूं, भारत के इंफ्रा को डेवलप करने का काम भी ना ब्रिटिशर्स ने किया, क्योंकि इससे उनको फायदा होना था। उन्होंने इंडिया के रोड्स डेवलप किए, उन्होंने इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाई। अच्छा, इंडिया में रेलवे कब आई? अगर एमसीक्यू में आएगा ना तो ईयर रहेगा 1850। लेकिन इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली? तो वो 16 अप्रैल 1853 है। पहली ट्रेन का आना 1850, लेकिन वो तो फ्रेट वाली थी, जिसे मालगाड़ी कहते हो। पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। कितना डिस्टेंस? 34 किलोमीटर्स। पॉइंट नोट कर लीजिए, और एमसीक्यू इसी में से आएंगे। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेकंड लेक्चर की होगी। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम। और एक काम और करना है बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।